इनविंसिबल आयरन मैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से टोनी स्टार्क जो है एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा होता है अपने रिपल्सर टेक्नोलॉजी को ढूंढने के लिए, ताकि उसके जरिए वो अपने दिमाग का हिस्से को मिटा सके। लेकिन वहीं पे हमने देखा था कि टोनी स्टार्क अपने रशिया के अंदर एक लैब के अंदर पहुंचता है, जहां पे हम साथ में ये भी देखते हैं कि वहां पे सिर्फ टोनी स्टार्क अकेला नहीं बल्कि उसके पीछे उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड पेपर पॉट्स उसको बचाने के लिए वहां पे पहुंच जाती है। और वो लोग वहां पे कुछ टाइम जो है अकेले स्पेंड करते हैं उस लैब के अंदर, जहां पे टोनी अपना डेटा मिटा रहा होता है और बताता है कि उसके दिमाग की हालत कितनी खराब हो चुकी है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि मैडम मैस्क्यू वहां पे पहुंच जाती है और वो पेपर पॉट्स को पकड़ लेती है और स्टार्क को टॉर्चर करना शुरू करती है। अब आगे तो इसी तरह हम लोग उसी लैब के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि मैडम मैस्क्यू जो है टोनी स्टार्क के ऊपर बैठी हुई और कहती हैं तो अब अपनी पूरी अटेंशन मुझ पे रखो। जब मैं शीशे के अंदर देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको देख के चिल्लाऊं। मैं अपने आप को सिर्फ एक वेस्ट और एक हॉरर की तरह देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सामने से खतरनाक किस्म की मॉन्स्टर हूँ और उतनी ही ज़्यादा मॉन्स्टर मैं अंदर से भी हूँ। मुझे इस लड़की के खंडर नजर आते हैं उस चेहरे के ऊपर जिसके साथ तुमने काफ़ी टाइम पहले खेलने की कोशिश करी थी, और जब तुम्हारा दिल भर गया तो तुमने उसको उठा के साइड में फेंक दिया था। मेरी तरफ देखो टोनी स्टार्क और बताओ कि मैं पहले कैसी हुआ करती थी माय लव। देखो मेरी तरफ और मुझे बताओ कि अब तुम्हें मुझ में क्या नज़र आ रहा है। और जैसा कि अब तुम्हारी झूठ बोलने की काबिलियत ख़त्म हो चुकी है तो अब तुम मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ कि तुम मुझ में क्या देख रहे हो। क्या देख रहे हो? क्या मैं तुम्हारी नज़र में वैसे ही खूबसूरत हूँ या फिर मैं वही मॉन्स्टर हूँ जो मैं समझती हूँ खुद को। हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क वहीं पर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि विटनी, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तुम मेंटली इल हो, मतलब सीरियसली। तो तुम्हारे फादर ने तुम्हें अपनी ऑफुल इमेज के अंदर बनाया है, जैसे वो खुद है उन्होंने वैसे ही तुम्हारे साथ किया है। तुम एक खतरनाक किस्म के प्लेन क्रैश के अंदर मौजूद थी जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया। लेकिन तुम्हारा फादर वो एक बहुत कैपेबल आदमी है, उसके पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, दुनिया भर का पैसा है। अगर वो चाहता तो तुम्हें जो है हील करने की तरीके ढूंढता, ना कि तुम्हें जो है क्राइम की दुनिया के अंदर आगे सपोर्ट करता। तुम इमोशनली अनस्टेबल हो, तुम्हारी अंदर जो है नफरत भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है और तुम इस बात के ऊपर अफसोस करती हो कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। जिस हाल में तुम आज हो वो तुम्हारी खुद की गलती और तुम्हारे फादर की गलती है। अगर वो चाहते तो सबको ठीक कर सकते थे। मुझे नहीं पता कि तुम ये सारे के सारे सवाल पूछ के क्या फ़र्क पैदा करने वाली हो, तुम यहाँ पे क्या हासिल करने चाहती हो, मुझे नहीं पता। लेकिन डिस्पाइट योर कंडीशन, डिस्पाइट योर एक्सीडेंट, मैंने फिर भी तुम्हें हमेशा प्यार ही किया था। मुझे पता है कि इस वक्त शायद तुम मेरी जान ले लो, तुम मुझे जान से मार डालो, लेकिन मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि मैंने उस वक्त तुमसे प्यार किया था और कुछ भी नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि मैडम मैस्क्यू बोलती है, ओ टोनी टोनी, मुझे माफ़ कर देना, मैं जानती थी हमेशा से कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। आई लव यू टोनी, आई लव यू। और इस तरह हम देखते हैं कि पेपर जब ये सारी की सारी बातें सुन रही होती है तो उसको हट रही होती है और कहती है कि ये तो टॉर्चर है मेरे लिए। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि पेपर अपने हेलमेट की तरफ देखती है जो कि अचानक ऑन हो जाता है और मैडम मैस्क्यू यहाँ पे टोनी से बात कर रही होती है कि बताओ टोनी, अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हम जो चाहे वो बन सकते हैं, हम छुप के रह सकते हैं। मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो कि हमें छुपा के रख सकता है, या फिर अगर वो ना भी रखे तो हम दुनिया भर में कहीं भी भाग सकते हैं। हम दोनों मिलके कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये कितना रोमांटिक होगा ना कि दो प्यार करने वाले जिनके पीछे पूरी इस वक्त दुनिया लगी हुई है, वो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने भाग रहे हैं लेकिन हैं एक साथ। तुम्हें नहीं लगता कि कितना मज़ेदार होगा ये? लेकिन इसी तरह देखते कि अचानक वहाँ पे जब पेपर का आर्मर रखा होता है तो वो ऑन होना शुरू हो जाता है, यानी कि पेपर उसको अपने दिमाग के जरिए कंट्रोल कर रही है और रिमोटली उसको चलाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे मैडम मैस्क्यू टोनी के साथ फजूल की जो है फैंटेसी बनाने में लगी हुई है कि हम दोनों मिलकर ये करेंगे, हम दोनों मिलकर वो करेंगे, हम दुनिया के खिलाफ जाएंगे और दुनिया हमारे पीछे होगी। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं यहाँ से ब्लैक विडो के अपार्टमेंट के अंदर, जो कि मारिया हिल के साथ यहाँ पे बैठी हुई और कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी हिल, अब इतना ज़्यादा अपने सर के ऊपर इसको सवार मत करो, हम इसको फिगर आउट कर ही लेंगे। तो कहती है कि नहीं, मैं इसको फिगर आउट नहीं कर सकती हूँ, उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल घूमते जा रहा है। मुझे तो उस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे बैठी हुई भी हूँ कि सच में नहीं बैठी हुई हूँ। मेरा दिमाग इस वक्त बिल्कुल हिल चुका है। ओह माय गॉड, मेरे फ़ोन के अंदर 82 वॉइस मेल्स हैं, कपल ऑफ 100 ऑफ ईमेल्स हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सबसे क्या जवाब दूँ। मेरे दिमाग के अंदर उसने घुसने की कोशिश करी थी जब मैं वहाँ पे गई थी उस चीज़ को लेने के लिए, तो वो मेरे दिमाग के अंदर घुसा था और मेरे उसने दिमाग को हिला के रख दिया था। कंट्रोलर ने एक चीज़ मेरे दिमाग के पीछे लगाई थी और मेरी बहुत सारी चीज़ें उसने मुझसे छीन ली हैं। अब मुझे आखिरकार तुम बताओ कि आंटी रोज़ मैरी को मैं क्या जवाब दूँ? हाय आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे ये बताइए कि कोई इंसान जब मर जाता है तो उसको कैसा लगता है? क्या मैं उनसे ये कहूँ
तो यहीं से वीडियो बोलती है कि वैसे तुम बातचीत करना और लोगों के दिमाग के साथ खेलना काफ़ी अच्छे तरीके से जानती हो। तो वो बोलती है इसका तुम्हारा क्या मतलब है वीडियो, मैं वहाँ पे किस चीज़ से गुजरी हूँ तुम जानती हो उस बारे में। तो कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं उस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि अब तक तुमने सही तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया ही नहीं है, तो मैं कैसे जान पाऊंगी। तो वहीं पे मारिया हिल कहती है कि हे मुझे इतनी जल्दी जज करने की कोशिश नहीं करो, कोई भी चीज़ फ़ौरन रिकवर नहीं होती है नताशा, इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है और मुझे नहीं पता कि जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ उसमें रिकवर होने में मुझे कितना वक्त लगेगा। तो यहीं से नताशा कहती है कि ठीक है, तो जब तक तुम अपना दिमाग सही तरीके से दुरुस्त नहीं करने वाली हो तो ये बहस खत्म करते हैं। मैं इस तरह से कैप्टन अमेरिका को डेंजर के अंदर नहीं डाल सकती हूँ। तुम इस वक्त नहीं जानती हो कि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है, तुम जो बातें कर रही हो तुम्हें खुद नहीं पता कि वो ठीक है क्या नहीं। इस तरह कैप्टन अमेरिका के पास जाना उनके लिए खतरा साबित हो सकता है और मैं ये करने बिल्कुल भी नहीं दूंगी तुम्हें। तुम एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और एक गिफ्टेड एजेंट हो अपनी जनरेशन की, और तुम जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन इस वक्त बात ये नहीं है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, बल्कि मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है कि तुम वही वो हो जिसकी तुम बात कर रही हो, जिस मारिया हिल को मैं जानती थी। और दूसरी बात, अगर तुमने अपना कवर यहाँ से दोबारा ब्लो कर दिया तो मैं तुम्हारा साथ उसके बाद नहीं देने वाली हूँ। पुट इट टुगेदर हिल, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा वरना ये दुनिया हार जाएगी और ऑसबॉर्न जीत जाएगा। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर, जहाँ पे ऑसबॉर्न अपने आर्मर को ठीक करने में लगा हुआ होता है। और यहीं से वो बोलता है कि डैम इट, आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये पावर यील्ड्स बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं, ये चलती क्यों नहीं है, आखिरकार स्टार्क ऐसा क्या करता था जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये रिपल्सर बैटरीज उस तरह से नहीं चल रही हैं जिस तरह इनको चलना चाहिए। और यहीं से वो पीछे पलटता और कंप्यूटर की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो रशिया की तरफ देखते हैं, चलो मुझे लास्ट लोकेशन दिखाओ मैडम मैस्क्यू की, वो भी सिक्योर चैनल को खोलते हुए। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि मैस्क्यू, इट्स ऑसबॉर्न, मैस्क्यू क्या तुम मुझे सुन सकती हो। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि मैडम मैस्क्यू यहाँ पे ऑसबॉर्न की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही होती है और इसीलिए ऑसबॉर्न अब परेशान होने लगा है। लेकिन वो अपने आप से बातें कर रहा होता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है, जो काम मैंने उसको दिया वो ज़रूर कर लेगी और अगर उसको रेस्क्यू की ज़रूरत होगी तो वो हमें कॉल ज़रूर करेगी। इस तरह हम देखते हैं कि मैडम मैस्क्यू यानी विटनी फ्रॉस्ट जो अपना मार्क्स पहनते हुए कहती है कि टोनी स्टार्क तुम वही हो जिसकी मुझे हमेशा से ज़रूरत थी, एक परफेक्ट क्राइम पार्टनर जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकूँ, कोई ऐसा शख्स जो कि मेरी तरफ मेरी आंखों में आंखें डाल के देखे और मुझसे डरे भी ना। और टोनी तुम बिल्कुल वही हो जैसा मैं चाहती थी। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे पेपर जो है जारविस के जरिए अपने आर्मर को चलाने की कोशिश कर रही है ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे मैस्क्यू जो है टोनी को अपना मार्क्स पहना रही होती है और कहती है तो आओ टोनी मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से कितना मिलते जुलते हैं, हम लोग एक मैच हैं तुम और मैं। लेकिन टोनी चिल्लाता है कि नहीं विटनी ये सब नहीं करो, ये क्या हरकतें कर रही हो तुम पागलों वाली। लेकिन विटनी कहती है खामोश हो जाओ, मैंने कहा ना, देखो तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो, तुम बिल्कुल मेरी तरह लग रहे हो। और इस तरह हम देखते हैं कि पेपर वहाँ पे अपना आर्मर तैयार कर रही होती है और वहीं पे टोनी बोलता है कि विटनी मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि तुम इस वक्त बीमार हो, तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत है। तो विटनी कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है टोनी, मुझे हमेशा से सिर्फ तुम्हारी ही ज़रूरत थी टोनी, आई लव यू। और वहीं पे हम देख रहे होते हैं कि साथ में पेपर बंदी हुई होती है, उसका आर्मर जो है अपने आप को तैयार करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी विटनी अचानक बोलती है कि टोनी स्टार्क आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक लड़की का दिल कितनी बार अपनी बातों से तोड़ पाओगे, हाँ अगर ये तुम मेरे नहीं हो सकते हो तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। और अगले पल विटनी वहाँ पे जो है एक बुलेट को फायर कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि आयरन मैन उसको अपने पैरों से देता है झटका, जिससे उसका निशाना हिल जाता है और वो बुलेट जाके पेपर को नहीं लगती और उसके आयरन के ऊपर जाके लगती है। और वहीं पे पेपर बोलती है कि टोनी उसके पास अभी भी बंदूक है। और वहीं पे टोनी जो है पेपर की तरफ उसको बचाने के लिए आ रहा होता है और विटनी उसको दोबारा निशाना लगा रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे पेपर का आर्मर रेस्क्यू वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, वो बुलेट्स को मिड एयर के अंदर जो है इंसेंटिग्रेट कर देता है अपनी रिपल्सर रे के जरिए और उसको पकड़ते हुए कहती है कि ठीक है बस बहुत हो गई ये खेल तमाशे, अब मुझे डिसाइड करो और फ़ौरन अभी बताओ मैं या वो, जिंदा या मुर्दा, अपना दिमाग बना लो। और वो कहती है कि अगर तुमने मुझे चुना तो इसके बदले में मैं उसको आज़ाद कर दूंगी और यहाँ से खामोशी से जाने दूंगी, लेकिन अगर तुमने उसको चुना तो टोनी बोलता है कि मैं उसी को चुनूंगा क्योंकि हमेशा से वही मेरी पसंद थी। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जो इसका आर्मर के जरिए उसको आज़ाद करा रहा होता है, लेकिन विटनी उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है और कहती है आई होप कि तुम मर जाओ, आई होप कि हम दोनों ही मर जाएं। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल के बैरल्स रखे होते हैं और वो सीधा उनके ऊपर शूट करती है ताकि वो भी मर जाए, स्टार्क भी मर जाए और पेपर पॉट्स भी मर जाए। और इस तरह वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका होता है और दोबारा न्यूयॉर्क सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे मारिया हिल यहाँ पे शावर के नीचे नहा रही होती है और वो यहाँ पे अपने दिमाग को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब वो दोबारा अपना हाथ फेरती है गर्दन के पीछे तो उसको वही निशान दिखता है जहाँ पे कंट्रोलर ने अपनी डिवाइस लगाई थी और बेसिकली उसको मेमोरीज याद आना शुरू हो जाती है कि कंट्रोलर ने किस तरह से उसको टॉर्चर किया था, उसकी मेमोरीज के साथ खेला था। और वो बाथरूम में इधर उधर गिरना शुरू हो जाती है और नताशा उसको आगे बताने की कोशिश करती है और कहती है कि मारिया हिल क्या कर रही हो तुम, प्लीज़ अपने होश पे काबू रखो, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। तुम्हें मारिया बोलती है कि वो मेरे दिमाग के अंदर है, मैं क्या करूँ नताशा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने दिमाग से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि नताशा बताती है कि उसने कुछ उसको नशे की गोलियां देके सुला दिया थोड़ी देर के लिए ताकि उसका माइंड रिलैक्स रह सके। और वो वहाँ पे उस डिवाइस को निकाल के चेक कर रही होती है जो कि स्टार्क ने उसको ले जाने के लिए दी थी और कहती है कि इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरत मुझे हो रही है क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ मैंने कभी देखी नहीं है।
लेकिन मुझे इस बारे में पता लगाना ही होगा कि आखिरकार ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फसाद मचा हुआ है और हमारी हेल्थ की ये हालत इस डिवाइस के चक्कर में हो गई है। तो जब तक तुम यहाँ पे आराम करो क्रेजी लेडी, और मैं जाती हूँ इस ड्राइव के बारे में पता करने के लिए। कोई मुझे ऐसा शख्स मिल सके जो मुझे इस ड्राइव के बारे में कुछ बता सके, और मेरे पीछे मेरे घर को मत जला देना बस। और इस तरह हम लोग टोनी स्टार्क और वहाँ पे पेपर पॉट्स के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे पेपर उसको बचाने के लिए आ रही होती है और कहती है कि टोनी क्या तुम ठीक हो, अपनी आंखें खोलो। लेकिन हम देखते हैं कि टोनी यहाँ पे बेहोश होता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपने होश में आ रहा होता है और कहता है क्या उसने तुम्हें गोली मार दी है? तो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रेस्क्यू ने मुझे बचा लिया है। तो टोनी बोलता है कि रेस्क्यू? तो पेपर कहती है अरे वही सूट जो तुमने मुझे बना के दिया था, मैंने उसको रेस्क्यू नाम दिया है। तो टोनी बोलता है कि ओह सही कहा रेस्क्यू, हाँ। और कहती है कि सूट के अंदर थोड़ी सी पावर बची हुई थी जिसके जरिए जारवेस ने जो है रिमोटली कंट्रोल करके उसको चलाने की कोशिश करी थी और हम बच पाए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे धमाके के अंदर से मैस्क्यू निकल कर आती है और वो दोबारा यहाँ पे आती है और पेपर पॉट्स को बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है और कहती है कि तुम उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो, तुम उसको मेरे जैसा प्यार कर ही नहीं सकती हो। और वहीं पे पेपर चिल्लाती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ये सब बंद करो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो दोनों आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं और पेपर भी उसके ऊपर आके उसको पंचेस मारना शुरू कर देती है। वहीं हम देखते हैं कि पीछे से रेस्क्यू आता है, उसको पकड़ देता है मैस्क्यू को और कहता है क्या आई बिलीव मिस पॉट्स ने आपको डायरेक्ट ऑर्डर दिए थे कि उनसे दूर हट जाइए, सोलर रिजर्व एट 3%। और यहीं से पेपर हम देखते हैं कि आती है टोनी के पास और उसको बचाते हुए यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही होती है। और वहीं पर रेस्क्यू आर्मर जो होता है वो मैडम मैस्क्यू को पकड़ के वहाँ पे रखा हुआ होता है। और वहीं पे टोनी बोलता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, जितना दूर यहाँ से हो सके तुम्हें जाना होगा। तो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं बल्कि यहाँ से तुम्हें जाना होगा, तुम अपना सूट लो और यहाँ से आगे बढ़ो, जब तक मैं इसको यहाँ पे रोकने की पूरी कोशिश करूँगी। तो कहता है कि पेपर नहीं, मैं तुम्हें इस तरह से छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। स्टार्क इस वक्त हमारे पास इन सारी बहस के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि तुम भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर ऑसबॉर्न का हाथ तुम्हारे ऊपर पहुँच गया तो वो क्या कर सकता है। तो यहीं से वो बोलता है कि पेपर मेरी बात तो सुनो। तो कहती है कि टोनी बस, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। इस चीज़ के लिए टोनी मुझे तुम एक काफ़ी लंबे अरसे से ट्रेन करते हुए आ रहे हो और तुम मुझसे हमेशा कहा करते थे कि ऐसा कोई वक्त हमारे सामने आ सकता है। तो अब जब ये वक्त आया तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आफ्टर ऑल इतने सालों के अंदर तुमने मेरी लाइफ कितनी बार बचाई है टोनी, तो प्लीज़ कम से कम एक बार मुझे तो तुम्हारी जान बचाने दो। और टोनी यहाँ पे एकदम खामोश हो जाता है और पेपर उसको पकड़ के किस कर लेती है। और ये देख के विटनी के आग लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, दूर हटो उससे, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और इस तरह देखते हैं पेपर वहाँ पर टोनी स्टार्क का एक पुराना आर्मर मौजूद होता है, वो उसको देती है और उसको रेडी करके वहाँ से रवाना करने लगती है। लेकिन अगले पल वहाँ पे दोनों के बीच में एक बड़ा सा पत्थर आके गिरता है जिससे वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो टोनी बोलता है कि मैं तुमसे जल्द मिलूंगा। तो पेपर बोलती है कि बिल्कुल, हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। और यहीं पे हम देखते हैं कि रेस्क्यू आर्मर की क्योंकि अब पावर खत्म होते जा रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता टर्न ऑफ होते जा रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो उस आर्मर से बाहर निकलती है रेस्क्यू और सीधा सामने उसके खड़े होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पेपर और विटनी दोनों आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक पुरानी सी मार्केट के अंदर, जहाँ पे विडो एक दुकान के अंदर आती है और वहाँ पे एक बच्चा मौजूद होता है। तो वो कहती है कि मेरे पास एक स्पेशल किस्म का हैंड बैग है और मैं तुम्हारे बॉस से मिलने के लिए आई हूँ, उसको बताओ कि कौन आई है, वो जानता है कि मैं कौन हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा हो सकता है कि बॉस तुम्हें जानता हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता हूँ। और वहीं पे उसके सामने वो एक कैमरा ले आता है। तो विडो कहती है कि चैन, या तो तुम मुझे अंदर आने दो या फिर बिला वजह से बच्चे की मैं नाक तोड़ दूंगी। तो वहीं पे वो कहता है कि ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ, इससे पहले कि पुलिस वाले यहाँ पे पहुँच जाएं। और इस तरह हम देखते हैं कि विडो यहाँ पे एक आदमी के पास आई है, वो हार्ड ड्राइव दिखाने के लिए, ताकि वो पता लगा सके कि ये क्या चीज़ है और इसके अंदर ऐसा क्या डेटा है जो कि स्टार्क ने हमारी हेयर को वहाँ पे भेजा था उसको लेने के लिए। तो वहीं से वो पूछता है तो बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो बोलता है कि मुझे एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस चीज़ को मैं आखिरकार कहाँ पे लगाऊं, क्योंकि इसके अंदर जो उसका पोर्ट दिया हुआ है ऐसा पोर्ट मैंने आज तक नहीं देखा, ये कोई कंज्यूमर ग्रेड नहीं है। तो कहता है ये तो कोई प्रो ग्रेड पोर्ट भी नहीं है, इस तरह का पोर्ट मैंने आज तक देखा नहीं है। और उसके ऊपर हर तरफ स्टार्क लिखा हुआ है। स्टार्क की खबरें तुम जानती हो आजकल किस तरह से फैली हुई है यहाँ से वहाँ, तो इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा लड़की। तो कहती है मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे जानना होगा कि इस चीज़ के अंदर क्या मौजूद है, और अगर तुम्हें कुछ ऐसा वैसा लगे तो तुम उसको यहाँ से नज़रअंदाज कर देना। कहता है कि मैं यहाँ पे अपना सिर्फ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं कोई भी मसला नहीं चाहता हूँ, तुम प्लीज़ मेरे ऑफिस से बाहर चले जाओ, मुझे और भी काम है जो यहाँ पे करने हैं। और इस तरह वो उसको यहाँ पे मदद करने से उसको इनकार कर देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि स्टार्क यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है और अपने दिमाग के अंदर वो यही बात सोच रहा होता है कि किस तरह से वो पेपर को वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गया है। लेकिन वो बोलता है कि हमें अपने कोर्स के अंदर रहना होगा, हम जिस रास्ते जा रहे हैं हमें उसी पे जाना होगा। और इस तरह वो बोलता है कि स्टॉप टोनी, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब तुमने उसको इस काबिल बना दिया कि वो अपने आप को जो है टेक केयर कर ही सकती है। और इस तरह हम देखते हैं कि स्टार्क यहाँ से अगली डेस्टिनेशन पे जो जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान है। और कहता है कि इस बारे में सोचना बंद करो, बस बहुत हो गया है, अब हम यहाँ से अफगानिस्तान जा रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड।